वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस टीरोना यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 10वीं क्लास की जो शेष एग्ज़ाम जो बाकी रह चुकी है, जो 29 और 30 जून को होने वाले हैं, 29 जून को जो सामाजिक विषय की जो परीक्षा होगी उसको ध्यान रखते हुए जिन पाठों से क्वेश्चंस एक नंबर के जो पूछने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पाठों पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम पहले और दूसरे पाठ के वीडियो इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए दिए जा चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा वो उन्हें देखें, वो लाभ उठाएं। आज हमारा अगला जो पाठ है वो है पाठ संख्या 14, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय आय है, सकल घरेलू उत्पाद है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, साधन आय है, घरेलू साधन आय है, ये जो विभिन्न जो अवधारणाएं हैं इन सबको क्या कहा गया है? आर्थिक अवधारणा। क्या कहा गया है? आर्थिक अवधारणा। तो हम इस पाठ संख्या 14 में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है, इस पाठ में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला ही प्रश्न क्या है? किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने का सर्वाधिक उपयुक्त माप आय। प्रश्न क्या पूछेगा कि किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो हमारा जवाब क्या होगा? आय। कोई परिवार कितना आगे बढ़ा है, किसी परिवार का कितना विकास हुआ है, कोई समाज कितना बढ़ा है, किसी जो राष्ट्र है उसका कितना विकास हुआ है, ये देखने के लिए हम उस परिवार या उस व्यक्ति की क्या देखेंगे? आय। जो जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा? कल्याण। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो हमारा जवाब क्या होगा? आय। हम आय के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को माप सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। ये परिभाषा पूछी जाएगी तो इसकी परिभाषा देखो। एक वित्त वर्ष में देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ध्यान सुने, एक वित्त वर्ष में देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, समस्त शब्द आएगा, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आय कहा गया है। शब्द आया एक वित्त वर्ष प्रश्न पूछ सकता है। हम भारत की बात करें, भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक या भारत का फाइनेंस ईयर की अवधि बताइए। तो फाइनेंस ईयर भारत में कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक वित्त वर्ष में देश के उत्पादन के सभी साधन कौन कौन से? 4 उत्पादन के साधन है: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। यह उत्पादन के साधन है। इनके द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आय कहा गया है। सीधी परिभाषा बोलनी है कि एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा गया है?
राष्ट्रीय आय कहा गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है अंतिम वस्तु व सेवाएं। तो प्रश्न 1 नंबर का पूछ सकता है कि अंतिम वस्तुओं व सेवाओं से क्या तात्पर्य। अंतिम वस्तुओं व सेवाओं से तात्पर्य है कि जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता। अंतिम वस्तु और सेवाएं वो होती है जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण मतलब एक बार काम में लेने के बाद में उन्हें दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, वो वस्तु क्या कहलाती है? अंतिम वस्तु सेवाएं। बाजार में जो भी वस्तु बिकने के लिए आती है, हम जो भी वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरे पास मार्कर है, ये एक अंतिम वस्तु है। इसको बनाने में जो भी साधन काम में आए हैं वो सारी क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या है? मध्यवर्ती। जैसे हम लोग बाजार गए, बाजार से हम लोग बिस्किट खरीद कर लाए। क्या खरीद कर लाए? बिस्किट। अब बिस्किट बनाने के लिए आटा है, चीनी है, क्रीम है और भी कई वस्तुएं जिनसे बिस्किट बनती है, उन सबको मिलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ? बिस्किट। और बाजार में यही बिकने को आएगी। ऐसा थोड़ी हम बाजार गए कि हमें बिस्किट दो, हमें वो अलग अलग प्रत्येक आटा देगा, चीनी का खरीदेगा, ये लो बिस्कुट नहीं। अंत बाजार में जो वस्तु हम काम में ले रहे, खरीद रहे, जो उपयोग में ले रहे, वो वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु है, वो जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि अंतिम वस्तु सेवाओं से क्या तात्पर्य है? तो वे वस्तुएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है? अंतिम वस्तु कहलाती है। अगला है घरेलू साधन आय। घरेलू साधन आय से क्या तात्पर्य है? देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित साधन आय। घरेलू साधन आय किसे कहेंगे? देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित साधन आय को क्या कहा गया है? घरेलू साधन आय। सीधी सिंपल सी परिभाषा है कि देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित साधन आय क्या कहलाती है? घरेलू साधन आय। अगली एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा लगभग एक समान है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहता है कि एक वित्त वर्ष के दौरान, भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है उसमें ये बात जोड़नी है, घरेलू सीमाओं की भीतर।
घरेलू सीमाओं की बात करें तब तो सकल घरेलू उत्पाद, अगर घरेलू सीमाएं नहीं जोड़ेंगे, घरेलू सीमाओं के साथ साथ हम विदेशों से प्राप्त जो साधन आए अगर उसे भी जोड़ते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा गया है? सकल घरेलू उत्पाद कहा गया। राष्ट्रीय आय क्या है कि एक वित्त वर्ष के दौरान देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परिभाषाएं हैं। अब प्रति व्यक्ति आय। देखो, प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्थिक कल्याण, राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का उपयुक्त मापक क्यों नहीं कहा जा सकता? राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का उपयुक्त माप क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इसमें जनसंख्या परिवर्तन को समायोजित नहीं किया जा सकता। हर देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हम उस देश के आर्थिक कल्याण को राष्ट्रीय आय के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। किसी देश के आर्थिक कल्याण को मापने का सर्वाधिक उपयुक्त जो साधन है वो साधन कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। इस प्रति व्यक्ति आय का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय घटा देश की जनसंख्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय घटा देश की जनसंख्या, ये प्रश्न पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना किसने की? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने की। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की प्रथम गणना कब की गई? 1868 में। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और फिर से पूछने की भी क्या है? संभावना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना कार्य 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया। आगे अगर हम देखें, ये तो आजादी से पहले का कार्य, और भी कई थे, फिंडे सिराज था, आपके वीकेआर राव था, आरसी देसाई था, जिन्होंने राष्ट्रीय की गणना का कार्य किया। लेकिन आजादी के बाद में क्या हुआ? 1949 में श्री पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? हमारा जवाब होगा 1949 में। किसकी अध्यक्षता में किया गया? श्री पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब सौंपी? 1951 में। और अपनी अंतिम रिपोर्ट कब दी? 1955। ये भी जानते हैं। एक अन्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य
CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जनगणना कार्य कौन सा संगठन करता है? हमारा जवाब क्या होगा? CSO। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है CSO का पूरा नाम बताइए, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इससे जुड़ा हुआ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि भारत में राष्ट्रीय जनगणना कार्य कौन सा संगठन करता है? CSO। और CSO ये कार्य कब से कर रहा है? 1955 से। ये ध्यान रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय जनगणना की प्रथम गणना 1867 में दादा भाई नौरोजी ने की। आजादी के बाद 1949 में श्री पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्याय समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में दी और अपनी अंतिम रिपोर्ट कब दी? 1955 में। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया कि अब देश में राष्ट्रीय जनगणना कार्य कौन सा संगठन करेगा? CSO अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करेगा। और ये कार्य कब से कर रहा है? 1955 से अर्थात 1955 से कर रहा है। अब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रश्न पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने? नाम लिखिए। तो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का एक अन्य नाम और है कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को भी विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है, उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिन्हें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है? तो इनमें उन गतिविधियों शामिल किया जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण पूछ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण बताइए। तो कृषि कार्य, डेयरी, खनन आदि, ये वो गतिविधियां हैं जिन्हें प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के बाद में द्वितीय क्षेत्र, इसमें क्या है? इसमें विनिर्माण प्रणाली द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विनिर्माण प्रणाली द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या था? प्रकृति से सीधे हम काम में लेते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र में क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र की अगली गतिविधि है जिसके तहत प्राथमिक क्षेत्र से हम प्राप्त उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा विभिन्न वस्तुओं या वस्तुओं में उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये किसी कारखाना, कार्यशाला
या घर में हो सकती है। जैसे उदाहरण क्या है, कपास से वस्त्र बनाना, ये गतिविधि है। मिट्टी से ईंटें बनाना है, गन्ने से चीनी व गुड़ बनाना। कपास, मिट्टी, गन्ना, ये सब प्राकृतिक क्षेत्र के कार्य हैं। ये प्रकृति से हमें सीधे रूप से प्राप्त हो रहे हैं। इनको काम में लेके, इनको कच्चे माल के रूप में काम में लेके हमने विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा इन वस्तुओं का विभिन्न वस्तुओं में क्या किया, निर्माण। कपास को हमने प्रकृति से प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त किया, विनिर्माण प्रणाली द्वारा वस्त्र उद्योग जो कार्य करने वहां पर हमने कपास से क्या बनाई, सूती वस्त्र बनाई। मिट्टी है, उसको काम में लेकर हमने क्या बनाई, ईंटें बनाई। गन्ना है, वो खेती से द्वारा हमें प्राप्त होता है, गन्ने को काम लेकर हमने चीनी और गुड़ बनाया। तो द्वितीय क्षेत्र जो है, इसमें प्राकृतिक क्षेत्र की अगली प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, जिसके तहत विनिर्माण प्रणाली द्वारा विभिन्न वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण। और ये विनिर्माण प्रक्रिया जो है, ये किसी कारखाना, उद्योग या फैक्ट्री में संपादित की जाती है। अगला जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है तीसरा, जिसका नाम है तटीय क्षेत्र। या इसका नाम क्या है, सेवा क्षेत्र। ये तटीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है। कैसे भिन्न है बताता हूं। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण होता है, जबकि तटीय क्षेत्र में नहीं। जबकि क्या, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जबकि तटीय क्षेत्र में वस्तु का निर्माण नहीं होता। तटीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के वस्तु निर्माण में अपना क्या करता है, सहयोग करता है, अपना क्या करता है, सहयोग करता है। और अगर हम बात करें, तटीय क्षेत्र जो है, यह वस्तु निर्माण में सहयोग अर्थात सेवा देता है। उदाहरण की बात करें, तटीय क्षेत्र के उदाहरण, तटीय क्षेत्र के उदाहरण है भंडारण, परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि। तटीय क्षेत्र के उदाहरण बताइए, प्रश्न पूछा जाएगा तो भंडारण, परिवहन, संचार और बैंकिंग। देखो आपको समझाता हूं। इस प्रकार से तटीय क्षेत्र जो है, ये वस्तु निर्माण में अपना सहयोग करता है, या प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग करता है। तटीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग करती है। तटीय क्षेत्र में स्वयं वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि ये वस्तु निर्माण में अपना क्या करता है, सहयोग, अपनी सेवा देता है। जैसे गन्ने का खेत है, एक खेत है जहां पर गन्ने की क्या की गई, खेती की गई। मतलब कैसा कार्य है, गन्ने की कटाई के लिए मशीन काम में ली गई, गन्ने को ट्रक या ट्रॉली में लादकर कहां पहुंचाया गया, कारखाना पहुंचाया गया। कहां पहुंचाया गया, कारखाना। कारखाने में गन्ने से किसका निर्माण किया गया, चीनी व गुड़ का निर्माण हुआ। मतलब यह प्रक्रिया क्या कहलाई, द्वितीय क्षेत्र की। गन्ने से क्या बना, चीनी और गुड़, ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। चीनी और गुड़ किससे बनाया, मशीनों से बनाया। इस चीनी और गुड़ को फिर से ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से कहां लेके आए, बाजार लेके बेचने के लिए। तो गन्ने की खेती प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना द्वितीय क्षेत्र का कार्य है। लेकिन गन्ने को कारखाने तक लाने के लिए हमने ट्रक और ट्रॉली का सहयोग किया। कारखाने से जो चीनी और गुड़ बना है,
उसको हम बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रक और ट्रॉली का सहयोग किया। तो ये ट्रक और ट्रॉली है, ये प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, परिवहन का कार्य किया है, ये सेवा प्रदान की है। इनके सहयोग के बिना गन्ना कारखाने में नहीं आता और कारखाने से चीनी और गुड़ का निर्माण नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में अपना क्या करता है, सहयोग करता है। स्वयं वस्तु का निर्माण नहीं करता बल्कि वस्तु निर्माण में अपनी सेवा प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र को क्या कहा गया है, सेवा क्षेत्र कहा गया है। इसके उदाहरण हमने पढ़े, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, संचार, ये सारे जो कार्य हैं ये प्रत्येक क्षेत्र के कार्य। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र थे। आज की इस क्लास में इतनी चर्चा करेंगे। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए हमारे डिनोना यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हम जल्द से जल्द आपको एक नया वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद।